अब हमें कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर दो तरह के मटेरियल के बारे में पढ़ना है। क्या डिफरेंस है इनमें? तो कंडक्टर उन मटेरियल्स को बोलते हैं, उन मटेरियल्स को या उन परिवार को बोलते हैं जिनके घर में बच्चे आवारा हैं। आवारा बच्चे मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, अपने न्यूक्लियस से बंधे हुए नहीं हैं, अपने फैमिली से बंधे हुए नहीं हैं, वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं, सड़क छाप बच्चे जैसे हैं। तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इंसुलेटर में आइडियल बच्चे हैं, सब पूरा संस्कारी, वो अपने ही न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। पूरे मटेरियल में मतलब पूरे सोसाइटी में इधर उधर रैंडमली फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये अपने ही अपने एटम के अपने न्यूक्लियस में ही घूमते रहते हैं, किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस की तरफ नहीं जाते हैं या मटेरियल में रैंडमली मूव नहीं करते हैं। तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आवारा यानी कि फ्री हो जाते हैं, नहीं रह सकता है। वैसे ही गुस्सा नामक प्रॉपर्टी हमारे अंदर किसी दूसरे सराउंडिंग में कोई पर्सन के बिना नहीं रह सकता है, अकेले में नहीं रह सकता है। थर्ड है क्वांटाइज्ड। थर्ड है क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज जो होगा ना किसी बॉडी में, वो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होता है, ये 1.6 10⁻⁻19 होता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मतलब 1 ई के बराबर हो गया या 2 ई के बराबर हो गया या 3 ई के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पे ई है। अब ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल है मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन में इसलिए नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफ़र होगा। अगर ट्रांसफ़र होना होगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चला जाएगा, या नहीं जाना होगा तो नहीं जाएगा, या तो 2 जाएगा या 4 जाएगा, 2.5 तो नहीं जाएगा या 3.5 तो नहीं जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन गया और आधा टूट कर और चला गया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए किसी भी बॉडी पे चार्ज क्वांटाइज्ड रहेगा, मतलब वो इंटीजर इंटू फंडामेंटल चार्ज के बराबर होगा। थर्ड इनवेरिएंट है। चार्ज क्या है? इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब जैसे मास बदलता है वेलोसिटी के साथ, उसका फॉर्मूला होता है मास का, वेरिएशन का, वैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है वेलोसिटी। हाँ, मास क्या है? वेलोसिटी बदलने पे चेंज हो जाता है मास, राइट। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। अगर रुका हुआ चार्ज जितना कूलम का है, अगर वो मूव भी करने लगे कितने भी स्पीड से, तो उसका चार्ज उतना ही कूलम रहेगा उस पर। तो इसको बोलेंगे चार्ज इज इनवेरिएंट। फिर चार्ज कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है वो। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका कि रेस्ट चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा। और अगर ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने के साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट करेगा, एनर्जी भी रेडिएट कर देगा। तो एक बार फटाफट एकदम फास्ट रिवाइज कर ले रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या हो गया? चार्ज है स्केलर, ट्रांसफेरेबल है, मास के बिना रह नहीं सकता है, ये क्वांटाइज्ड है मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज होगा, इनवेरिएंट है मतलब वेलोसिटी से बदलेगा नहीं, रेस्ट वाला जितना है उतना ही मूविंग का, कंजर्व्ड है चार्ज मतलब नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रेस्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वेरिएबल वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता ही है, साथ ही साथ एनर्जी भी रेडिएट करता है। अब इस गुस्से का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जैसे गुस्सा किसके अंदर आएगा? जो लिविंग थिंग्स है, जिसके अंदर सेंसेस हैं, उसी को गुस्सा आएगा, राइट। जो न्यूट्रल है, जिसके लिए सुख दुख बराबर है, उसको गुस्सा आएगा ही नहीं। तो वैसे ही ये चार्ज भी किसी बॉडी पे आएगा तो उस चार्ज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसका, चार्ज का? तो चार्ज स्केलर होता है। चार्ज कैसा होता है? स्केलर। वैसे ही गुस्सा भी है, गुस्सा भी कम समय के लिए रहता है किसी के अंदर, पूरा लगातार वो 1 महीने तक गुस्सा में नहीं रहेगा कोई पर्सन। तो वैसे ही चार्ज का भी प्रॉपर्टी है, क्या है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। और क्या प्रॉपर्टी है इसका? ये ट्रांसफेरेबल है, एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। क्या गुस्सा भी ऐसा ही है? ह्यूमन के अंदर जो प्रॉपर्टी है गुस्सा, इसका भी, ये भी ट्रांसफेरेबल है क्या? बिल्कुल है। एक आदमी अगर नाराज है, गुस्से में है, तो वो दूसरे से झगड़ा करेगा, दूसरे को भी गुस्सा आ जाएगा, तो वो भी ट्रांसफेरेबल है। तो वैसे ही चार्ज भी क्या हो गया? ट्रांसफेरेबल। फिर मास के बिना नहीं रहेगा।
वैसे ही गुस्सा भी है कि अकेले अकेले गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा करने के लिए दो लोग चाहिए, दो लोग के बीच झगड़ा होना चाहिए, राइट। तो मास के बिना नहीं रह सकता है चार्ज नामक प्रॉपर्टी, वैसे ही गुस्सा नामक। अब देखिए जैसे ह्यूमंस में, हमारे अंदर ह्यूमंस हम लोग हैं, तो ह्यूमन मतलब एक बॉडी, मानिए कोई ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है। ह्यूमन के अंदर क्या प्रॉपर्टी होता है? गुस्सा आना। गुस्सा आना एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर। वैसे ही किसी भी बॉडी में चार्ज होना एक प्रॉपर्टी है उसका। तो गुस्सा आने के कारण हम लोग क्या क्या करते हैं? तो गुस्सा आने के कारण हम किसी को डांटते हैं या मारते हैं हम लोग। और चार्ज, अगर किसी के बॉडी में चार्ज अगर आ गया, तो चार्ज आने के कारण वो बॉडी क्या करता है? दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, या अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, या अगर वो मूविंग है और साथ ही साथ एक्सेलरेट करते हुए मूव कर रहा है तो एनर्जी भी रेडिएट करता है। ये प्रॉपर्टी आ जाता है। पर्चा यह क्या है? मलेशियन ट्री है, जो मलेशियन ट्री पर्चा से बना हुआ है ये मटेरियल, जिसका इस घूटा पर्चा का यूज क्या होता है? अगर दांत में कैविटी हो जाता है, किसी का कीड़ा दांत में पड़ जाता है, तो उस कैविटी को फिलिंग करने के लिए, भरने के लिए इस मटेरियल का यूज किया जाता है। तो यहाँ 15 मटेरियल्स दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी में ये सब हैं मटेरियल के नाम। इसमें से आपको ये बताना है कि किसको किसके अगेंस्ट रबिंग करेंगे तो किस पे प्लस आएगा और किस पे माइनस आएगा। तो ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इसमें जो बाद में आएगा ना, जो बाद में, उसमें निगेटिव चार्ज आने वाला है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। जैसे एग्जांपल यहाँ जो फेमस है, जो ज़्यादा आ सकता है एग्जाम में, वो मैं बता रहा हूँ। ग्लास और कॉटन को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे तो कॉटन पे निगेटिव आएगा, जो बाद में रहता है उस पर क्या आता है? निगेटिव आता है। फिर यहाँ पे एक और देखते हैं हम लोग, सिल्क और मेटल। सिल्क और मेटल का रबिंग करेंगे तो मेटल पे निगेटिव आएगा। फिर रबर या प्लास्टिक, यहाँ पे है रबर या प्लास्टिक का कंघी, इसको बोलते हैं कंघी है, और भेड़ या कैट का बाल के साथ रब करेंगे तो इसमें यानी कंघी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। मतलब इस ऑर्डर में जो बाद में आएगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा और जो पहले आएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कंपेयर करने पे दो चीज़ों को। जैसे आप ये बताइए कि अगर आप मेटल को प्लास्टिक के साथ रब किए तो किस पे प्लस किस पे माइनस आएगा? मेटल का रबिंग किए किसके साथ? प्लास्टिक के साथ। तो इन दोनों में बाद में कौन आया? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के ऊपर आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। समझ गए? नेक्स्ट है कि कैसे पता चला साइंटिस्ट लोगों को कि दो तरह का ही चार्ज होता है, वो एक ही तरह का चार्ज या तीन तरह का चार्ज क्यों नहीं हुआ? तो या प्रैक्टिकली आप कैसे प्रूव करेंगे इस बात को कि दो ही तरह का चार्ज होता है? तो इसके लिए मेथड है कि ग्लास और सिल्क, ग्लास का सिल्क के अगेंस्ट रबिंग किए। अभी हमने देखा था कि ग्लास और सिल्क को रबिंग करने पे किस पे प्लस किस पे निगेटिव आया था? तो ग्लास पे प्लस, सिल्क पे निगेटिव आया था। तो ग्लास और सिल्क का एक दूसरे के रबिंग अगेंस्ट रबिंग किए। मुझे अभी पता नहीं कि पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। तो इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रबिंग किए, फिर से एक नया ग्लास लिए, ग्लास का रॉड, और फिर से सिल्क के साथ रबिंग किए। तो ये दोनों ग्लास को एक दूसरे के पास लाए तो इनमें रिपल्सन हो रहा था, इन दोनों में क्या हो रहा था? रिपल्सन। वैसे ही प्लास्टिक और वुल का एक दूसरे के अगेंस्ट रबिंग किए हम, प्लास्टिक और वुल का। तो इन दो प्लास्टिक का किए, एक प्लास्टिक के रॉड का वुल के साथ किए, दूसरे प्लास्टिक को भी किए वुल के साथ। तो प्लास्टिक और प्लास्टिक इन दोनों रॉड को पास लाए तो इसका मैंने 1 नाम दिया, इसका 2, और ये 1 और ये 2 था। तो 1 2 में रिपल्सन हुआ, तो यहाँ 1 2 में भी रिपल्सन हुआ। मतलब एक प्लास्टिक का रबिंग किए वुल के साथ, दूसरे प्लास्टिक का भी, और ये दोनों प्लास्टिक रॉड को पास लाए तो इसमें भी रिपल्सन दिखाया। फिर उसके बाद इसका इसके साथ लाते हैं, मतलब इसमें ग्लास जो था सिल्क के साथ रब किया हुआ, इस ग्लास को उधर वाले प्लास्टिक के साथ कांटेक्ट में लाए तो इन दोनों में अट्रैक्शन दिखाने लगा। तो इससे ये पता चला उसको कि ये भी चार्ज है, क्योंकि इसका सिल्क के साथ रबिंग किए, इस रॉड का भी इसके साथ रबिंग किए, तो ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया। लेकिन इन दोनों में कुछ तो ऐसा आया जिससे रिपल्सन हो रहा था, और उधर वाले प्लास्टिक में कुछ तो अलग आया होगा, तभी उसके साथ ये, अगर ऐसा ही इसमें भी आता, जैसा चार्ज इसमें आया वैसा ही चार्ज इसमें भी आता, तो उसका और इसका भी रिपल्सन होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ तो सिमिलर सिचुएशन में हम देखें कि दोनों पे ऐसा कुछ चार्ज आ रहा है कि रिपेल कर रहा है, तो अगर वो भी चार्ज होता तो उसको भी रिपेल करता, लेकिन वो कुछ दूसरे तरह का चार्ज है, तभी तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है।
और इस पे जो चार्ज आ रहा है वो कुछ दूसरे तरह का है, इसीलिए तो ये आपस में रिपल्सन हो रहा है, राइट। तो जब ग्लास का प्लास्टिक के साथ किए या सिल्क का वुल के साथ किए तो इन दोनों में भी क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, और सिल्क का सिल्क के साथ क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था। तो इस तरह से वो कंक्लूड किए साइंटिस्ट लोग कि ये दो तरह का अलग अलग तरह का चार्ज आ रहा है। दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्ट में किसी दूसरे तरह का चार्ज आ रहा है और दूसरे में कुछ अलग तरह का चार्ज आ जा रहा है, तभी तो पहला ऑब्जेक्ट आपस में रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल ही कर रहा है आपस में। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि दूसरे चार्ज से ये और ये अट्रैक्ट हो रहा है, यानी उधर वाले में कुछ नया डेवलप किया है, इसमें अलग तरह का चार्ज। इस तरह से साइंटिस्ट ने ये पता किया कि दो तरह का चार्ज पॉसिबल है। अब इसका नेमिंग की बारी आई, इसकी नेमिंग की बारी आई। तो जो ग्लास का सिल्क के अगेंस्ट रबिंग किए थे तो ग्लास पे जो चार्ज आया था उसका विट्रस नाम दिया गया। वैसे ही प्लास्टिक पे जो चार्ज आया था इधर उसका नाम दिया गया रेसिनस नाम दिया गया। रेसिनस क्यों नाम दिया गया? क्योंकि एम्बर के साथ ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया गया था, तो एम्बर पे भी इसी तरह का चार्ज आता था, तो रेसिनस इसका नाम पड़ गया। तो ग्लास और प्लास्टिक, क्योंकि ये और ये अट्रैक्ट कर रहा था तो ओबियसली इसमें दूसरे दूसरे तरह का चार्ज आया है, क्योंकि ये दोनों में तो सेम तरह का चार्ज आया था तो रिपल्सन हुआ था। तो इसीलिए इसमें जो चार्ज आया है उसका नाम इन्होंने विट्रस रखा और इस पे जो चार्ज आया उसका नाम इसने रेसिनस रखा, और बाद में इस विट्रस को ही पॉजिटिव नाम दे दिया गया और रेसिनस को निगेटिव नाम दे दिया गया। तो इस तरह से दो चार्ज हो गया, पॉजिटिव एंड निगेटिव, राइट। अब एम्बर और वुल का रबिंग करेंगे आपस में तो एम्बर पे निगेटिव आएगा और वुल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो सल्फर अगर खेत में डालें तो उर्वरक शक्ति उसकी मिट्टी की बढ़ा देता है ये, और साथ ही साथ अगर जिसमें तेल निकालने वाले जो फसल होते हैं जिससे तेल, जैसे सरसों, तीसी, ये सब हो गया, उसके फसल में ये डालने से उसमें तेल का मात्रा ये बढ़ा देता है, अमाउंट उसके सीड्स में। एबोनाइट एक नॉन मेटल है जिसमें 80% रबर का ही पार्ट होता है। फिर गूटा पर्चा एक लिखा हुआ है। थर्ड नंबर में है सीलिंग वैक्स। ये सीलिंग वैक्स क्या होता है? पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी के ऊपर सील उसको करने के लिए चिट्ठी को एक गोंद जैसा कुछ रहता है रखा हुआ, उसी को क्या बोला जाता है? सीलिंग वैक्स। नेक्स्ट ग्लास, कॉटन, पता ही है सब, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुल, मेटल, रबर या प्लास्टिक जिसका कंघी बना हुआ रहता है, रेसिन, लासा होता है पेड़ में जो आप चिपचिपा नुमा देखते हैं बन जाता है उसके पेड़ में। फिर एम्बर फोसिलाइज्ड रेसिन को बोलते हैं। रेसिन मतलब इसी के जैसा है, रेसिन जैसे ये यहाँ पे लासा जैसा मैंने बताया पेड़ में जो लग जाता है गोंद जैसा। अब यही अगर फोसिलाइज्ड हो जाए, फोसिलाइज्ड मतलब उसके अंदर जीवाश्म, मतलब मरे हुए जीव उसके अंदर फंसे हुए हैं, तो उसको एम्बर बोलते हैं उस सब्सटेंस को। वो ट्रांसलूसेंट होता है, थोड़ा थोड़ा आर पार उसके दिखता है। फिर सल्फ़र ये खाद का काम करता है, दाल का दलहन वाले खेती को करने के लिए वो सल्फ़र उसमें ज़्यादा आता है, वहीं से ये वर्ड इलेक्ट्रिक आया था। तो जो प्रॉपर्टी एम्बर के अंदर आ गया था उसको दूसरे सब्सटेंस से रब करने से उस प्रॉपर्टी को ही बोले इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी हो गया रब्ड सब्सटेंस का। अभी जिस सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आ चुका है, जिस पे यह प्रॉपर्टी आ जाएगा, उसे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बोलेंगे कि वो क्या हो गया है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया है, या उसको बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तो क्या बोलते हैं उसको? उसे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बोलते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि बॉडी इज इलेक्ट्रीफाइड, वो क्या हो गया है? इलेक्ट्रीफाइड। समझ गए? तो अब दो ऑब्जेक्ट को मुझे पता चला कि एक दूसरे के अगेंस्ट रबिंग करने से वो इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, तो किस पे प्लस आएगा और किस पे माइनस आएगा ये डिपेंड करेगा कि किसकी इलेक्ट्रॉन लविंग कैपेसिटी ज़्यादा है। जो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जिसमें होगी, या जिसे स्टेबल होने के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरा लूज़ करेगा। तो उस पर बेस्ड यहाँ पे मैंने कुछ नेम लिखे हुए हैं ऑब्जेक्ट के कि किससे किसके अगेंस्ट रबिंग करेंगे तो कौन से ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव और किस पे आ जाएगा निगेटिव। फर्स्ट पे मैंने लिखा हुआ है फर। फर होता है भेड़ या कैट का बाल को फर बोला जाता है।
फिर है फ्लैनल। फ्लैनल क्या होता है? यार्न मतलब धागा होता है ये एक तरह का, कि ये बैर, यहाँ पे मैंने बैर लिखा है, बैर जो खाते हैं हम लोग, के पेड़ वाला कीड़ा जो धागा बनाता है, धागा बनाने वाला एक कीड़ा होता है। प्रॉपर्टी को बोलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो दो सब्सटेंस को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रबिंग किए तो वो रब्ड सब्सटेंस जो बचा उसमें कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता था जो वो दूसरे स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता था वो। तो जो भी प्रॉपर्टी उसके अंदर आता था उस प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों नाम दिया गया? क्योंकि सबसे पहले ये एम्बर नाम के एक ऑब्जेक्ट पे किया गया था जिससे पता चला कि उसमें कुछ प्रॉपर्टी आ रहा है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लग रहा है वो। और ये देखेंगे कि किन दो ऑब्जेक्ट को चार्ज करने पे किस पे प्लस आने वाला है और किस पे माइनस आने वाला है। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर क्यों ऐसा डिसाइड किया कि दो ही तरह के चार्ज होंगे, एक ही तरह का चार्ज क्यों नहीं हुआ या तीन तरह का चार्ज क्यों नहीं हो गया, ये भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं इस डेफिनेशन के साथ कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया था। ये वर्ड ये लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के इस लेक्चर सीरीज में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं